नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स को लेके मैं वीडियो को बनाती रहती हूँ। तो इस बीच डीएमएलटी कोर्स को लेके बड़ा मार्केट में र्यूमर्स बना हुआ है कि डीएमएलटी तो पैरामेडिकल कोर्स है, 30 वेडिड पे भी हो जाना चाहिए। और सेकेंड जो सबसे कन्फ्यूजिंग सवाल है कि अगर हम पैरामेडिकल खोल रहे हैं तो हॉस्पिटल की क्या ज़रूरत है। तो ये सारे टॉपिक्स को लेके मैं वीडियो बनाऊंगी। हालांकि कई बार हम लोग खुद एक ही चीज़ को समझाते समझाते किसी से रूडली हो जाते, क्योंकि हम जब समझाने की कोशिश करते हैं सामने वाला समझने की बजाय हमसे हमें बताने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं वो हो जाता है मिसकम्युनिकेशन। तो आपको ये सारी चीज़ें जो मेरे अपने व्यूअर्स हैं उनको मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर देना चाहूँगी कि सबसे पहली बात, पैरामेडिकल के कोर्स बेशक है, लेकिन है तो मेडिकल कोर्स। कोई भी बेसिक मेडिकल कोर्स में चीज़ें नहीं बदलती हैं। बेसिक बीपी चेक करना, इंजेक्शन लगाना, देन उसके अलावा शुगर मेंटेन करना, वो शुरुआत हर एक मेडिकल कोर्स की यहीं से होती है, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट ही क्यों ना हो। बेसिक उसको भी इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि बीपी कैसे नापते हैं, ठीक, जिसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं मेडिकल का, जिसको एबीसी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो क्यों नहीं हॉस्पिटल मांगा जाएगा। हॉस्पिटल के बिना बच्चे आपकी प्रैक्टिस कहाँ करेंगे। मान लीजिए पहले मैं डीएमएलटी की रिक्वायरमेंट पे आ जाती हूँ, फिर उसके बाद में जो ये कन्फ्यूज़न है कि रिलेटेड सिर्फ मशीनरीज होनी चाहिए, हॉस्पिटल की नीड नहीं है, तो उस पर भी मैं बात करूँगी। तो सबसे पहले मैं आती हूँ डीएमएलटी कोर्स को लेके लोगों के बीच में इतनी मतलब उत्सुकता तो बहुत है, लेकिन खुल क्यों नहीं पा रहे हैं ये कॉलेज, या फिर ऐसी क्या चीज़ है जो कि लोगों को मिस कम्युनिकेट हो रही है या समझने में उनको दिक्कत आ रही है। सबसे पहली बात, ये हर जिससे भी पूछो डीएमएलटी कि पैरामेडिकल का कोर्स स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले करेगा मैडम डीएमएलटी एक्सरे लैब टेक्नीशियन और एक्सेट्रा करवा दीजिए। तो डीएमएलटी सबसे पहली बात कि डीएमएलटी बेसिक कहने के लिए पैरामेडिकल कोर्सेज में आता है, क्योंकि यहाँ टेक्नीशियन और मशीनरीज यूटिलाइज हो जाती है। बट कहीं ना कहीं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, यहाँ भी 100 बेड के हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट होती है। हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट यही है कि बच्चे जो है वो प्रैक्टिस कर सके पेशेंट पे। पेशेंट ही नहीं होंगे तो क्या मशीनरी पे खुद को रख के तो बार बार एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता है ना। खुद का शरीर इतने सारे मैकेनिज्म अलग अलग कॉन्सेप्ट में तैयार भी नहीं कर सकता है। तो ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बात बोली है। तो ओवरऑल डीएमएलटी जो है 100 बेडेड हॉस्पिटल, जो आपका हॉस्पिटल है वो एनएबीएच एक्रीडेटेड होना चाहिए, एनएबीएल एक्रीडेटेड लैब होनी चाहिए। हाँ, ऑप्शन में ये रख सकते हैं, मान लीजिए आपकी लैब नहीं है, आपके पास सिर्फ हॉस्पिटल है, तो आप लैब से टाई अप कर सकते हैं। बस उन जो ट्रस्ट सोसाइटी कॉलेज को संचालित करेगा उसमें वो जो लैब वाला डायग्नोस्टिक सेंटर वाला बंदा है मेन, वो मेंबर होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि आप उसको प्रेसिडेंट बनाइए, सेक्रेटरी बनाइए, ट्रेजरर बनाइए, सदस्य बनाइए, ताकि जो कमेटी रिकमेंडेशन लेटर जनरेट करेगी उसको ये बिलीव हो कि हाँ दोनों का अच्छा रिलेशन है, कॉलेज वाले का और डायग्नोस्टिक सेंटर का। तो देन उसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है, मोस्टली पूछा भी जाता है और समझाने पे समझ में भी लोगों को नहीं आता है कि देखिए पैरामेडिकल कोर्सेज भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो जानबूझ के उसमें हॉस्पिटल की भूमिका को मैंडेटरी कर दिया गया है ताकि पेशेंट मिले। सबसे इम्पोर्टेंट होता है पेशेंट का मिलना। पेशेंट जब तक नहीं आएंगे तब तक आप क्या रिपोर्ट बनाएंगे और क्या रिपोर्ट समझेंगे। पेशेंट आएगा अपनी बीमारी लेके, दैन डॉक्टर उसमें रिकमेंड करता है कि आप ये जांच करवा लीजिए और पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, जो भी आप रिकमेंडेशन डॉक्टर की तरफ से बनता है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल होगा। तो यही रीज़न है कि हॉस्पिटल भी बोला गया है, और हॉस्पिटल में जो आप कोर्स लगा रहे हैं उससे रिलेटेड मशीनरी होनी चाहिए। कोर्स जैसे मान लीजिए आप पैथोलॉजी कोर्स ले रहे हैं डिप्लोमा, तो पैथोलॉजी मशीन होनी चाहिए। अगर आप एक्सरे ले रहे हैं तो आपके पास एक्सरे मशीन होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ आप ये सोचिए कि मैं एक्सरे कोर्स ले रहा हूँ तो एक्सरे मशीन रखा गई हो गया काम, ऐसा नहीं होता है। पेशेंट भी तो चाहिए, और वो पेशेंट कहाँ से आएंगे, हॉस्पिटल से। इसलिए ये रीज़न है कि जब भी हम कोई पैरामेडिकल कोर्स में जाते हैं तो वहाँ हॉस्पिटल भी मांगा जाता है। देन डीएमएलटी में बेसिक जो रिक्वायरमेंट है हर एक राज्य में अपनी अलग अलग होती है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब भी आप किसी कोर्स में आ रहे हैं लीज ही लेना है तो आधा एकड़ से ज़्यादा लीजिए। पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए कम से कम 20 से 25,000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। मानक पे कहीं 10,000 स्क्वायर फीट मांगा गया है ज़मीन, कहीं 15,000 मांगा गया है,
कहीं सिर्फ बिल्डिंग ही मांग दी गई है कि भाई आपका 15,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग होना चाहिए या 12,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग होनी चाहिए, जैसे एमपी वगैरह की बात करूँ। लेकिन मेरा पर्सनल ये मानना है कि अगर आप इस सेक्टर में आ रहे हैं तो सुविधाओं के साथ आइए। अगर आपका फंड शॉर्ट है तो आप चाह के भी अच्छी फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे। चाहे तो सबसे पहला विजन बनाइए, जो दिखता है वो बिकता है, पहले दिखाने की कोशिश करिए खुद को। देन उसके बाद एक यूनिवर्स, कुछ लोग क्या करते हैं फेक एफिलिएशन ले लेते हैं, कोई पैरामेडिकल काउंसिल चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है, कुछ दुनिया भर की चीज़ें गूगल पे भरी पड़ी है फर्जी, वहाँ से एक्रेडिटेशन ले लेते हैं। ये काम आप लोगों को कभी नहीं करना है। सबसे फर्स्ट मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगी, सबसे पहला काम आप लोग ये करिए कि एक ओरिजिनल एक अच्छा एक्रेडिटेशन होना चाहिए, राज्य सरकार से अप्रूव्ड होना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग की जानकारी में होना चाहिए। देन उसके बाद आपकी जो ज़मीन का एरिया है वो बहुत कंजस्टेड नहीं होना चाहिए, और स्पेशली कभी भी रेजिडेंशियल एरिया में कभी भी स्कूल कॉलेज नहीं चलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे कॉलेज के बंद होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों को डिस्टर्बेंस होती है। देन उसके बाद मैं अनदर सजेशन आप लोगों को दूंगी स्कूल कॉलेज चलाने वालों को, कि जब भी स्कूल कॉलेज चलाइए ऐसी जगहों पे स्टार्ट करिए जहाँ पे मतलब आगे एक्सटेंशन का आप लोगों को मौका मिलता रहे, ज़मीन बढ़ाने का मौका मिलता रहे। क्योंकि एक बार अगर आप इस फील्ड में आएंगे तो सोचेंगे आप ये भी कोर्स खोल लेते हैं, ये भी कोर्स खोल लेते हैं, लेकिन अगर आपने एक जगह पे कंस्ट्रक्शन कर लिया है और आगे ज़मीन बढ़ाने की जगह नहीं है तो कंस्ट्रक्शन वेस्ट हो जाता है। मान लीजिए मैंने डीएमएलटी लिया, डीएमएलटी में मैंने 12,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कराया, मौके पे मुझे क्या था कि अप्रूवल होगा, अच्छा चला मैं सोचा एक्सरे भी ले लूँ, बट मेरे पास कंस्ट्रक्शन का एरिया ही नहीं है, मेरे पास ज़मीन ही नहीं है। तो जब मैं नई जगह जाऊँगी तो मुझे फिर, क्योंकि किसी एक जगह पे ही तो मैं कोर्स चला पाऊंगी, नई जगह जाऊंगी तो डीएमएलटी का भी कंस्ट्रक्शन प्लस एक्सरे टेक्नीशियन का भी कंस्ट्रक्शन कोर्स का कराना पड़ेगा। अगर मुझे डीएमएलटी वाले जहां मेरी बिल्डिंग थी वहीं पे अगर मुझे जगह मिल जाता तो उससे 500 स्क्वायर मीटर में कंस्ट्रक्शन और बढ़ाती, 500 स्क्वायर फीट मतलब सिर्फ 2 क्लासरूम और बढ़ाती तो मेरा वो भी अप्रूवल हो जाता। तो ये डिफरेंस होता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एजुकेशन की लाइन में इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। मैंने अभी इस वीडियो में आप लोगों को समझा दिया कि पैरामेडिकल में स्पेसिफिक लैब के साथ साथ हॉस्पिटल की क्यों रिक्वायरमेंट होती है। तो बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और ज़्यादा लोगों के बीच में जाए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपने भी कोई फार्मेसी, नर्सिंग या इस टाइप की फाइल लगाई है जिसमें आपको एक्सपर्ट गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। श्योर दे विल हेल्प यू, फाइल बनाने से लेके अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स सारी चीज़ों को कराने में आपकी हेल्प करेंगे, जिससे आपकी इजीली मान्यता एक बार में आ जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुभ रात्रि, गुड नाइट।